हेलो गाइस। गाइस कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट यानी वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के बहुविकल्पीय प्रश्नों की, जिसमें दोस्तों एक क्लास 15 नंबर तक के क्वेश्चन की हुई थी जो पवन सीरीज से हैं। इसमें 16 से 39 नंबर तक के क्वेश्चन की बात आज करेंगे। दोस्तों आप सभी को पता होगा ये 50 नंबर का पेपर होता है और क्या बोलते हैं दोस्तों, ये मीन्स 3 अप्रैल को आपका पेपर होना है। तो दोस्तों आइए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि समाज की सबसे छोटी इकाई है। समाज की सबसे छोटी इकाई है। पहला ऑप्शन विद्यालय, दूसरा ऑप्शन परिवार, तीसरा ऑप्शन सामाजिक संस्थाएं, चौथा ऑप्शन व्यक्ति। मीन्स दोस्तों पूछा जा रहा समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो विद्यालय तो दोस्तों द्वितीयक समाजीकरण में आता है, परिवार प्राथमिक समाजीकरण में आता है, सामाजिक संस्थाएं द्वितीय में, लेकिन सबसे छोटी इकाई पूछा जा रहा है तो यहाँ पर व्यक्ति हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। फिर 17 नंबर क्वेश्चन है कि नव विद्यालय को समस्त संसार का नहीं वरन समस्त मानव जाति का आदर्श लघु रूप होना चाहिए, यह किसने लिखा है। नव विद्यालय को समस्त संसार का नहीं वरन समस्त मानव जाति का आदर्श लघु रूप होना चाहिए, यह किसने लिखा है। पहला ऑप्शन रेमंड ने, दूसरा ऑप्शन है टीपी नन ने, तीसरा ऑप्शन है बालकृष्ण जोशी ने, चौथा ऑप्शन है रॉस ने। तो दोस्तों ये टीपी नन ने लिखा है। किसने? टीपी नन ने। 17 का दूसरा हो जाएगा। फिर दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन है कि स्कूल शब्द की उत्पत्ति भाषा के शब्द से हुई है। स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? पहला ऑप्शन है फ्रेंच, दूसरा ऑप्शन है जर्मन, तीसरा ऑप्शन है लैटिन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई तो होगा नहीं दोस्तों। अब हमारे पास बचे 3 ऑप्शन। तो स्कूल शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वो कौन सी भाषा थी? वो दोस्तों थी, क्या बोलते हैं दोस्तों, लैटिन भाषा। तीसरा ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विद्यालय कौन कौन प्रकार के कार्य संपादित करता है। निम्नलिखित में से विद्यालय कौन कौन प्रकार के कार्य संपादित करता है। पहला ऑप्शन दोस्तों संरक्षण कार्य, दूसरा ऑप्शन है प्रगतिशील कार्य, तीसरा ऑप्शन निष्पक्ष कार्य, चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। निष्पक्ष का मतलब बिना भेदभाव के, संरक्षण का मतलब दोस्तों किसी चीज़ को सूचना जैसे है एकत्रित करना, संरक्षण का मतलब किसी चीज़ों को बचा के रखना, ऐसे आप समझ सकते हैं। प्रगतिशील कार्य का मतलब कि दोस्तों आधुनिक कार्य होने चाहिए और जो बालक के जीवन से संबंधित होने चाहिए, जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद करें। तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सभी। लेकिन एक मिनट दोस्तों, निम्नलिखित में से विद्यालय कौन कौन प्रकार के कार्य संपादित करता है। तो दोस्तों इसमें तो चौथा ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि भाई विद्यालय निष्पक्ष कार्य भी करता है, संरक्षण कार्य भी करता है, प्रगतिशील कार्य भी करता है। लेकिन यहाँ पर जो दोस्तों ऑप्शन बताया गया है, यहाँ पर दोस्तों चौथा ऑप्शन हमारा हो जाएगा। निष्पक्ष कार्य भी है, संरक्षण कार्य भी है, प्रगतिशील कार्य भी है, लेकिन मुख्यतः अगर देखा जाएगा दोस्तों तो प्रगतिशील कार्य है। यहाँ पर मुख्यतः अगर देखा जाएगा तो दोस्तों प्रगतिशील कार्य होगा, जो पवन सीरीज में बताया भी गया है। तो हम दूसरा ऑप्शन ही लेके चलेंगे, प्रगतिशील कार्य। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन है, किसी राष्ट्र की उन्नति विधानसभाओं, व्यवसायों और कारखानों से नहीं बल्कि विद्यालयों से होती है। मीन्स किसी देश या किसी राष्ट्र की उन्नति विधानसभाओं, व्यवसायों और कारखानों से नहीं बल्कि विद्यालय से होती है। यह कथन किसका है? यह कथन है, पहला ऑप्शन दोस्तों डॉक्टर राधाकृष्ण का, दूसरा ऑप्शन है बालकृष्ण जोशी का, तीसरा ऑप्शन है ब्रैडली का, चौथा ऑप्शन है टीपी नन का। तो दोस्तों ये कथन है डॉक्टर राधाकृष्ण का। फिर दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यालय और समुदाय के मध्य सशक्त संबंध होने चाहिए, क्योंकि स्कूल बड़े समुदाय के अंतर्गत एक लघु समुदाय है। सामाजिक मूल्यों को जानने के लिए समुदाय और विद्यालय पृथक पृथक, शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, विद्यालय और समुदाय मीन्स विद्यालय जो है और समुदाय मीन्स समाज के मध्य सशक्त संबंध, अच्छे संबंध या मजबूत संबंध होने चाहिए, क्योंकि स्कूल बड़े समुदाय के अंतर्गत एक लघु समुदाय है। लघु नहीं दोस्तों, गलत हो गया। सामाजिक मूल्यों को जानने के लिए, केवल सामाजिक मूल्यों को जानने के लिए नहीं, समुदाय और विद्यालय पृथक पृथक, ये तो बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए, चौथा ऑप्शन हमारा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन है, माफ कीजिएगा।
राज्य विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग के शैक्षिक व आर्थिक हितों को ध्यान में रखेगा। राज्य विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग के शैक्षिक व आर्थिक हितों को ध्यान में रखेगा। यह संविधान की धारा में वर्णित है। शैक्षिक मतलब शिक्षा क्षेत्र, आर्थिक का मतलब मीन्स जीवन यापन के लिए जो पैसे थोड़ा बहुत चाहिए दोस्तों, उसको ध्यान में रखेगा। ये संविधान की किस धारा में वर्णित है? तो पहला ऑप्शन दोस्तों अनुच्छेद 47, फिर दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 46, फिर तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 29, चौथा ऑप्शन अनुच्छेद 45। तो दोस्तों ये किस अनुच्छेद में वर्णित है हमारा? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 46 में वर्णित है। ये सब दोस्तों याद करने वाले क्वेश्चन है, इनको एकदम रट लीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए। आपके पास नोट्स होगी, जी नोट्स मतलब जो सीरीज़ है, जो आपने नोट्स बनाया हो रिटेन, उसको और यहाँ से भी जहाँ से मतलब जितना हो सके उतना पढ़िए, क्योंकि दोस्तों 3 अप्रैल से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। फिर जिस दिन जो एग्ज़ाम रहेगा वही पेपर आप पढ़ पाएंगे। तो इससे पहले जो सारे पेपर पढ़ते रहिए डेली दोस्तों। 7 पेपर हैं आपके, जिसमें पहला पेपर ये है दोस्तों, पहले दिन ही लगा हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में। फिर 23 नंबर क्वेश्चन है जो 50 नंबर का है, जो मूल्य संपूर्ण विश्व की प्रगति एवं भलाई से संबंधित होते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, जो मूल्य संपूर्ण विश्व की प्रगति एवं भलाई से संबंधित होते हैं वे कौन से मूल्य कहलाते हैं? पहला ऑप्शन दोस्तों सत्य, दूसरा ऑप्शन वैश्विक, तीसरा ऑप्शन संपूर्ण, चौथा ऑप्शन कोई नहीं। तो फिर से क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो मूल्य संपूर्ण, संपूर्ण का मतलब सभी दोस्तों, या पूरा विश्व की प्रगति, पूरे विश्व की प्रगति एवं भलाई से संबंधित होते हैं वे कौन से मूल्य कहलाते हैं? सत्य, संपूर्ण, तो ये हो जाएगा दोस्तों वैश्विक, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों विश्व की बात की गई है तो सत्य का क्या मतलब, अब जब वैश्विक हमारे ऑप्शन में है तो यही हो जाएगा। फिर 24 नंबर क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी ने कितने मूल्यों को स्वीकारा है? एनसीईआरटी ने कितने मूल्यों को स्वीकारा है? पहला ऑप्शन 83, दूसरा ऑप्शन है 80, तीसरा ऑप्शन है 82, चौथा ऑप्शन है 84। तो यहाँ पर दोस्तों एनसीईआरटी ने कितने मूल्यों को स्वीकारा है? तो 83। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों, 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? पहला ऑप्शन दर्शित, दूसरा ऑप्शन है प्रेरित, तीसरा ऑप्शन नियंत्रित, चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो मूल्य हमारे व्यवहार को दर्शित भी करते हैं, दर्शाते हैं मीन्स भाई हम किसी से बात कर रहे हैं, किसी शिक्षक से, किसी व्यक्ति से, तो जो व्यवहार प्रदर्शित या दर्शित होता है, हम दोस्तों प्रेरित भी मूल्य के माध्यम से होते हैं, नियंत्रित भी चीज़ों को मतलब जो नकारात्मक है उन पर नियंत्रण भी पाते हैं। तो इसमें सभी हो जाएगा चौथा ऑप्शन। फिर 26 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में बालकों में मूल्य विकास हेतु, वर्तमान में बालकों में मूल्य विकास हेतु सबसे प्रभावी संचार माध्यम कौन सा है? पहला ऑप्शन दोस्तों समाचार पत्र, दूसरा ऑप्शन है वीसीआर, तीसरा ऑप्शन है टीवी, चौथा ऑप्शन है रेडियो। तो वर्तमान की बात की जा रही है तो आप सभी जानते होंगे ज़्यादातर टीवी इसमें सबसे प्रभावी है। भाई समाचार है तो ये लिखित रहता है, इसमें चित्र दिखता नहीं ज़्यादा, ना मौखिक भाषा होती है, सिर्फ पढ़ सकते हैं। वीसीआर का कोई विशेष रोल नहीं, रेडियो में भी सुना जाता है, जबकि टीवी में देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, चीज़ों को आसानी से समझा जा सकता है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा। फिर दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्तमान भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कौन कौन सी बाधाएं हैं? वर्तमान भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कौन कौन सी बाधाएं? पहला ऑप्शन है जातिवाद, दूसरा ऑप्शन है सांप्रदायिकता, तीसरा ऑप्शन है प्रांतीयता। तो इसमें क्या है दोस्तों, इसमें सभी ऑप्शन है भाई। राष्ट्रीय एकीकरण के लिए जो बाधाएं हैं, जातिवाद तो सबसे बड़ी, फिर सांप्रदायिकता, जो धर्म है, समुदाय है, ये है दोस्तों, फिर प्रांतीयता है, तो चौथा ऑप्शन हमारा हो जाएगा। फिर 28 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एकीकरण होता क्या है, मतलब इसका अर्थ क्या है? राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ है, पहला ऑप्शन है सभी भारतीयों को एक जैसा बनाना, दूसरा ऑप्शन है भारतीयों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार करना, तीसरा ऑप्शन है सभी भारतीयों को किसी एक संप्रदाय का समर्थक बनाना, चौथा ऑप्शन है सभी भारतीयों को एक जैसी पोशाक पहनाना। तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय एकीकरण का जो हमारा अर्थ हो रहा है, इसमें से सभी भारतीयों को एक जैसा बनाना। भाई अगर एक जैसे का मतलब क्या सब पुलिस हो जाएंगे? तो मतलब क्या डॉक्टर नहीं होने चाहिए, केवल पुलिस हो सारे, या सिर्फ डॉक्टर हो पुलिस ना हो? तो यहाँ पर सभी भारतीयों को एक जैसा बनाना है, ये तो गलत है दोस्तों। फिर हमारे पास चौथा ऑप्शन है
सभी भारतीयों को एक जैसी पोशाक पहनाना मतलब वही वर्दी। तो फिर डॉक्टर वाली वर्दी कौन पहनेगा, डॉक्टर का काम, ये भी कट गया। सभी भारतीयों को किसी एक संप्रदाय का समर्थक बनाना, ये भी गलत है दोस्तों। किसी एक समुदाय या किसी एक धर्म से बनाना, विविधता बहुत जरूरी है दोस्तों, आप सभी जानते होंगे विविधता होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, दूसरा ऑप्शन भारतीयों में संस्कृत विभिन्नताओं को स्वीकार करना, ये हमारा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सही। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होंगे। दोस्तों चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। फिर 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता क्या है। तो पहला ऑप्शन धन दौलत, दूसरा ऑप्शन स्वास्थ्य, तीसरा ऑप्शन है साक्षरता और चौथा ऑप्शन है अनुशासन। तो आदर्श समाज की जो प्रमुख विशेषता है दोस्तों क्या है, भाई धन दौलत है नहीं कि भाई धन दौलत है तो बहुत ज़्यादा आदर्श समाज हो गया, नहीं। स्वास्थ्य तो है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, अनुशासन तो बिल्कुल नहीं है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, आदर्श समाज की जो सबसे प्रमुख विशेषता है साक्षरता। हमेशा बोला जाता है दोस्तों, आप सभी सुना होगा, पढ़े लिखे, पढ़े लिखे समाज से। तो जो आदर्श समाज आएगा साक्षरता में आएगा। फिर 30 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चे की समाजीकरण की आद्य व्यक्ति है। बच्चे की समाजीकरण का आद्य व्यक्ति है कौन। पहला ऑप्शन है शिक्षक, दूसरा ऑप्शन है माता, तीसरा ऑप्शन है पिता, चौथा ऑप्शन है धर्मोपदेशक। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा 30 में, अब भाई अगर माता लगेंगे तो पिता रह जाएंगे, तो ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं, सीधी बात। लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या पूछा जा रहा है, बच्चे का समाजीकरण की आद्य व्यक्ति है। मीन जो समाजीकरण में इसमें भी जो सबसे प्रथम स्थान पे आता है व्यक्ति, वो होती हैं दोस्तों माता, क्योंकि माता ही उनको खिलाती हैं बुलाती हैं बच्चे को। तो जो इसमें भी समाजीकरण में हो जाएगी तो माता आएंगी, दूसरा ऑप्शन हमारा होगा दोस्तों। फिर 31 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह कथन किसका है। पहला ऑप्शन है डीवी जॉन डीवी, दूसरा ऑप्शन है जे थॉमसन, तीसरा ऑप्शन है ओटावी, चौथा ऑप्शन है ब्राउन। तो विद्यालय समाज का लघु रूप है, ये किसने कहा, जॉन डीवी, जॉन डीवी ने। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहला ऑप्शन सामाजिक दक्षता, दूसरा ऑप्शन है व्यावसायिक दक्षता, तीसरा ऑप्शन है मानव निर्माण, चौथा ऑप्शन है नागरिक दक्षता। तो जो शिक्षा का सर्वोपरि मतलब सबसे पहला या सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है, ये क्या है दोस्तों, मानव निर्माण। ना कि सामाजिक दक्षता, ना व्यावसायिक दक्षता, नागरिक दक्षता। मानव निर्माण होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति सहायता की भावना होनी चाहिए। फिर 33 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एमिल की रचना किसने की। ये दोस्तों दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पहला ऑप्शन है पेस्टोलॉजी, मीन्स पहली क्लास जो हुई थी उसमें क्वेश्चन था। दूसरा ऑप्शन है प्लेटो, तीसरा ऑप्शन है रसेल, चौथा ऑप्शन है रूसो। तो एमिल की जो रचना है दोस्तों किसकी है, रूसो की। और दोस्तों ये मैं बता दूं आपको, जो नेट जेआरएफ होता है एग्ज़ाम, आप लोगों ने सुना होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद होता है, मीन्स पोस्ट ग्रेजुएशन अपेयरिंग भी अब होने लगा, उसमें क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों कि एमिल रचना किसकी है। फिर 34 नंबर क्वेश्चन है कि मूल्य संकट का मुख्य कारण है। मूल्य संकट का मुख्य कारण क्या है। पहला ऑप्शन है भाषावाद, दूसरा ऑप्शन क्षेत्रवाद, तीसरा ऑप्शन संप्रदायवाद, चौथा ऑप्शन है परता, स्वार्थपरता। तो जो मूल्य संकट का जो मुख्य कारण है दोस्तों, वो कौन है, भाषा। भाई भाषा हम आपकी समझ नहीं पा रहे हैं या एक दूसरे व्यक्ति की समझ नहीं पा रहे हैं, तो सबसे बड़ा तो संकट यही है कि सामने वाला क्या कह रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो भाषा सबसे प्रमुख है दोस्तों इसमें। फिर 35 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, कि शिक्षा शास्त्री की देन है या किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन दोस्तों जॉन डीवी, दूसरा ऑप्शन है रॉस, तीसरा ऑप्शन जॉन लेंस और चौथा ऑप्शन है हिगेम्स। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है दोस्तों कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है या किस शिक्षा शास्त्री की देन है। तो दोस्तों ये है जॉन डीवी की। फिर 36 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है। शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है, इस शिक्षा शास्त्री का विचार है। पहला ऑप्शन दोस्तों अरस्तु, दूसरा ऑप्शन है प्लेटो, तीसरा ऑप्शन है सुकरात, चौथा ऑप्शन है हर्बार्ट। तो दोस्तों उत्तम का मतलब होता है अच्छा, नैतिक का मतलब दोस्तों सामाजिक चरित्र का विकास करना। यह कथन किसका है दोस्तों, तो यह कथन है हर्बार्ट का। फिर दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन है
कि शिक्षा अर्थपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया है, अतः वह कल्पना नहीं की जा सकती। कि वह उद्देश्य विहीन है, कि शिक्षा शास्त्री का विचार है। शिक्षा अर्थपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया है, मीन्स शिक्षा में अर्थ होता है और एक जो सामाजिक प्रक्रिया है, अतः इसकी कल्पना नहीं की जा सकती, अतः वह कल्पना नहीं की जा सकती कि वह उद्देश्य विहीन। उद्देश्य विहीन का मतलब बिना उद्देश्य के, बिना लक्ष्य के। तो यह किस शिक्षा शास्त्री के विचार है? पहला ऑप्शन है प्रोफेसर हेगले, दूसरा ऑप्शन है प्रोफेसर बागले, तीसरा ऑप्शन है रेवलिन, चौथा ऑप्शन है डीवी। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा, ये किसका कथन है या किसका विचार है? रेवलिन का दोस्तों। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन है कि मेरा उद्देश्य बालक के मस्तिष्क को ज्ञान से सजाना नहीं है, वरन उसे यह भी सिखाना है कि वह जब भी आवश्यक हो ज्ञान का प्रयोग कर सके। किस शिक्षा शास्त्री का कथन है? मीन्स मेरा उद्देश्य कि बालक के मस्तिष्क में फिर ज्ञान को केवल सेव ना कर दिया जाए, उसका यूज भी किया जाए, ये इसका अर्थ है दोस्तों। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन स्वामी विवेकानंद, तीसरा ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर, चौथा ऑप्शन है रूसो। तो यहाँ पर किसने कहा दोस्तों, किसका विचार है? ये है रूसो का। 39 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से कम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। मीन्स ज्ञान भी ऐसा मार्ग है या ऐसी ऐसी चीज़ है दोस्तों जिसमें हम इसको अर्जित करके कम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं दोस्तों। तो यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन दोस्तों मिल्टन, दूसरा ऑप्शन शेक्सपियर, तीसरा ऑप्शन वाइट हेड, चौथा ऑप्शन एडम्स। तो यह कथन दोस्तों विलियम शेक्सपियर का। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे दोस्तों। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। हम सभी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।